दोस्तों आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। ठीक है, ये जीएस 365 में हम डीपीएसपी के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। ठीक है, और वैसे तो आपको पता ही होगा कि आमतौर पे हम लोग इस तरह से पीपीटी से क्लासेस नहीं लेते हैं, हैंड रिटन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक छोटा चैप्टर है अपने आप में, और दूसरा बात है कि इससे क्वेश्चंस बहुत ही कम ही देखने के लिए मिलते हैं। एक दो मिलते भी हैं तो वो डायरेक्ट होते हैं, तो पीपीटी से हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको पीपीटी से ही ले लेंगे। ये हमारे कंटेंट मेंबर ने इसको बनाया है, तो थोड़े से कहीं कहीं एरर्स भी हैं, तो उसको हम लोग सुधार लेंगे वीडियो में ही। और बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर नहीं है तो मैं वो करवा दूंगा आपको। ठीक है, वीडियो में, तो वो साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि जो है कंटेंट और थोड़ी सी एरर्स भी हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जैसे कि हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब डील कर रहे हैं तो हमारा बेसिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से डील कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं, गवर्नर डिस्कस करें, तो वो किस पार्ट में आता है और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जानना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स आता है, पार्ट 4 में डीपीएसपी आता है, तो पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करता है। ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि 4A क्यों, 4 के बाद 5 क्यों नहीं। तो आपको पता होगा कि 5 में तो बेसिकली यूनियन आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सारे आते हैं, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, एजीआई, ये सारे आते हैं। तो 4A इसलिए क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब ये एग्जैक्टली जो है वो ओरिजिनल नहीं था, मतलब उस पार्ट नहीं था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना था, यानी जो कंप्लीशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जब ये इन्फोर्स हुआ था 26, तो उस समय ये नहीं था पार्ट। इसे बाद में जब रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी तो उसके बाद इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद लाया गया था। जो इमरजेंसी आपका आया था बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, बेसिकली क्योंकि अब तो आपका जैसे नेशनल इमरजेंसी आता है तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से नहीं आ सकता, अब आर्म्ड रिवेलियन की वजह से आता है। लेकिन उस समय जो 1975 के टाइम पर आया तो उस समय ऐसा देखा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप इंडिया के सिटीज़न हैं तो आपके पास राइट्स हैं, तो अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके कुछ कर्तव्य यानी कुछ ड्यूटीज़ भी बनते हैं जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए। तो इस कारण से जो है इसे ऐड किया गया था 1976 में। ठीक है, इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक और अमेंडमेंट होगा 86, हम लोग उसको आगे देखेंगे। पहले ये देखिए, इससे पहले अगर हम देखें तो आपको ये जानना होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, देखिए कमेटी में आप यहाँ पर डबल ई कर लेंगे। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है वो बेसिकली उन्होंने इसकी इसकी रिकमेंडेशन दी थी, जो पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पूरा आपका इसका स्ट्रक्चर जो बनाया था वो इन्होंने ही बनाया था। लेकिन इन्होंने बेसिकली इसे जो इंक्लूड किया था वो यूएसएसआर के मॉडल को ध्यान रख के बनाया था। यानी कि ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स वो यूएसएसआर के मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था मेंस का, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक हम लोगों ने चीज़ों को ली हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे इंटरनाइज़ किया है, हम लोगों ने अपना एक स्पेशल इफेक्ट दिया है। इसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे कि हम लोगों ने यूएसएसआर से इंस्पायर तो हुए हैं, लेकिन हम लोग इसमें अपने जो हमारे जो अपना फ्लेवर है, इंडियन फ्लेवर, उसे हम लोगों ने ऐड किया है। कंट्री में आपको देखिए यूएसएसआर याद रखना है, रीज़न है कि इंस्पायर्ड है वहाँ से। लेकिन अगर हम जहाँ बात करते हैं कि एक और कंट्री की जब हम नाम की बात करते हैं तो कंट्री में इंपॉर्टेंट एक कंट्री आ जाता है जापान। जापान इसलिए क्योंकि जापान एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर आपको जो है वो ये लिस्ट देखने के लिए मिलते हैं ड्यूटीज़ की। ठीक है, जैसे कि यूएसएसआर में भी देखने के लिए मिला डेफिनेटली जब हम लोगों ने वहाँ से इंस्पायर्ड है, बट वहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। लेकिन जापान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हमें ये देखने के लिए लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल इमरजेंसी आई थी, देखिए दो प्रकार की इमरजेंसी होती है, जब हम देखेंगे वहाँ एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जो है वो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दो फैक्टर्स पे आते हैं। इंटरनल इमरजेंसी जो है अब तो आपका आर्म्ड रिवेलियन पे आता है, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पे आता था। तो उस समय जो 1975 से 77 का टाइम था, उस समय पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि आर्टिकल, हम लोग जब पार्ट को देखते हैं तो हमें आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए। तो आर्टिकल आपका 51A में आता है। ठीक है, ये
और इसमें टोटल 11 हमें देखने के लिए मिलती हैं। जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उस समय बेसिकली हमारे पास 10 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में जो है इसे बढ़ा दिया गया और इसमें जो है वो एक और ऐड किया गया था, जो आपका लास्ट वाला है कि अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की हर स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए 6 से 14 ईयर्स के अगर वो हैं तो इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट 2006 में इसे ये ऐड किया गया था। तो ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले देखिए ये सारी चीज़ें तो हैं इंपॉर्टेंट, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए कि आखिर जब फंडामेंटल, क्योंकि देखिए फंडामेंटल ड्यूटी अपने आप में इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसी पे टेस्ट सीरीज़ अगर आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आया तो नहीं है, टेस्ट सीरीज़ में आपको आमतौर पर देखने के लिए मिलता है कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट कोरिलेटिव टू व्हाट, नॉट कोरिलेटिव टू द लीगल ड्यूटीज़। ये लीगल ड्यूटीज़ से कोरिलेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लीगल ड्यूटीज़ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इसे इन्फोर्स नहीं करता, लेकिन कोई एक्ट उसे इन्फोर्स करता है। अगर कोई भी लीगल ड्यूटी है तो आपको वो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली, जैसे कि जो आपको टैक्स है, अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से ऊपर है तो आपको इनकम टैक्स देना चाहिए। लेट से अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर उस पर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इस प्रकार का आपको इन्फोर्समेंट देखने के लिए नहीं मिलता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से ना ही कैसे भी। तो इसीलिए ये अपने आप में इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो अगर जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऐसा इन्फोर्समेंट है ही नहीं तो फिर इसका बेनिफिट क्या है, इसे लाया क्यों गया? पहले तो यही है कि लेट से आपके पास राइट्स हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, आप इसको करें, मतलब इसको फॉलो करें। दूसरी ये बात आती है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है बहुत सारे ऐसे लॉज आपको देखने के लिए मिलेंगी, उसमें वैलिडिटी को चेक करने के लिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे बहुत सारे केसेस होते हैं, उनकी भी वैलिडिटी को चेक करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। ये सेम स्टेटमेंट जो है आपको CAPF एग्जाम में देखने के लिए मिला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो आपको याद रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी प्रकार से अगर हम स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने आपका जो है पेइंग टैक्सेस, जो है टैक्स को पे करने का वो भी रेकमेंड किया था, बट फिर बाद में जो है वो इसे इंक्लूड नहीं किया गया था। इसके अलावा जो इलेक्शन में वोट देना चाहिए, जैसे कि राइट टू वोट है आपके पास 326, तो वोट देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत रखा जाने का प्रस्ताव रखा गया था, बट उसे इंक्लूड नहीं किया गया था, सिर्फ 10 ही इंक्लूड किया गया था और बाद में एक और ऐड कर दिया गया था। तो हम 1 बाय 1 अब यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली कि कौन कौन से आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, ठीक है। 10+1, 10 आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आए थे 1976 में, और एक आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट 2006 में आए थे। तो देखिए पहला तो है कि आपको देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, और डेफिनेटली ये ज़रूरी भी है कि लेट से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और अगर कोई भी कंट्री की कोई सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है तो आपको उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड डेफिनेटली करना चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि टू रेस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो देखिए नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड हियर इज़ दैट नेशनल सॉन्ग नहीं दिया हुआ है, और आपको एग्जाम में कैचेज इसी प्रकार से देखने के लिए मिलते हैं कि आपको एग्जाम में जो है वो नेशनल सॉन्ग दिया रहेगा, तो नेशनल सॉन्ग यहाँ पर नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ दैट to cherish and follow the noble ideals that inspired our national struggle for freedom। तो ठीक है, तो ये वाला एस्पेक्ट आता है। इसके बाद अगर हम देखें तो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा टू डिफेंड द कंट्री, टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। लेट से इसमें अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक आर्टिकल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, शायद आपने कभी इसे ध्यान नहीं दिया होगा। आई थिंक दैट कम्स अंडर 23 क्लॉज 2, ठीक है। 23 क्लॉज 2 अगर आपके पास बेयर एक्ट है ना तो आप एक बार जाके उसको पढ़ें, वहाँ पर भी इस बात का जिक्र देखने के लिए मिला है कि अगर कंट्री अगर चाहे तो किसी तरह के जो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई वर्क्स होते हैं उसके लिए आपको इन्फोर्स कर सकती है, आपको बुला सकती है, और आपको फिर वो वर्क करना पड़ेगा। वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। 23 क्लॉज 2 में आप देख सकते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो टू प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, ये हो गया। ये सारी चीज़ें आप जो है वो पढ़ सकते हैं अपने से। इसके बाद टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस बेसिकली। इसके बाद देखेंगे तो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टिट्यूशनली राइजेस टू एन हायर लेवल एंड एंडोवर एंड द अचीवमेंट, ठीक है। तो ये वाला
एस्पेक्ट हो जाएगा। ये सारे जो अगर आप देखेंगे तो ये पूरे जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही, लेकिन जो लास्ट वाला आपको एस्पेक्ट देखने के लिए मिलता है वो यानी 6 से लेके 14 ईयर्स तक अगर किसी भी पेरेंट्स के या गार्जियंस के अगर स्टूडेंट चिल्ड्रन हैं तो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये आपका बेसिकली ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, ओके आई थिंक इतना तक कंप्लीट है। तो चलिए इसके आगे हम लोग थोड़े से और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें देख लेते हैं, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहले तो 2-3 बातें जो मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि जो टैक्स है, टैक्स देना यानी ड्यूटी टू पे टैक्स या फिर ड्यूटी टू वोट, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पार्ट नहीं है, ठीक है। ड्यूटीज़ का क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जो पार्लियामेंट है, हाँ पार्लियामेंट जब इसके रिलेटेड भी एक बात कर लेते हैं आप लोग से। देखिए एक वर्मा कमेटी है, ठीक है। वर्मा कमेटी जो बेसिकली बनाई गई थी वो 1999 में बनाई गई थी, ठीक है। ये भी बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही हैं। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछना कमिटीज़ बीइंग रिलेटेड टू व्हाट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे वर्मा कमेटी बनाई गई थी। वर्मा कमेटी ने ऐसा कहा कि देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम दे रहे हैं, दैट्स गुड, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल प्रोविजंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ही ये बात आई कि पार्लियामेंट जो है वो सूटेबल लेजिस्लेशन के थ्रू जो है या फिर कुछ लीगल एक्ट्स के थ्रू जो है अब बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब इन्फोर्स करवा सकता है। कैसे, जैसे देखिए लेट से हम लोगों ने अभी देखा कि टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारे को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखेंगे तो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से, या फिर आप एजुकेशन से ही रिलेटेड देखते हैं, राइट टू एजुकेशन, ये सारे बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से वर्मा कमेटी बेसिकली ये कह रहा था कि लीगल प्रोविजंस चाहिए बहुत सारे के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो करना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो हम लोगों ने जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो है वो डिस्कस कर ली है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड, और आमतौर पे उतने ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलते नहीं है। मेनली आपको बस यही देखना होता है कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में इसी प्रकार से देखने के लिए आपको मिलेंगे कि कौन से इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है या हैं, इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ओवरऑल आप ध्यान रखेंगे कि आप देखिए ओवरऑल अगर आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं ना तो एग्ज़ाम में उसे रिलेट करना बहुत ईजी है कि ठीक है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे अवॉइड करना चाहिए, या फिर नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, वो नेशनल सॉन्ग नहीं आएगा यहाँ पर। हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जितने भी आइडियल्स हैं, नोबल्स हैं, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। हमें सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहिए। तो बहुत सारे अगर फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे वहाँ पे भी आपको, जैसे 19 ही देख लें अगर आर्टिकल 19, तो वहीं पर आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलेंगे कि जब सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी की बात आएगी तो वहाँ पर हम आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ये सारे को हम लोग हिंडर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कि कभी भी आपको जब नेशनल सर्विसेज के लिए बुलाया जाता है तो आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारे आते हैं। फिर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स जैसे कि लेट से हम बोल सकते हैं रिच हेरिटेज, ये सब को आपको ये करना चाहिए। फिर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को आप नुकसान ना पहुँचाएँ, या फिर ब्रदरहुड की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, इस प्रकार से। या फिर जो लास्ट हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन से रिलेटेड 6 to 14 है तो वो वाला हो गया। इस तरह से जो है ओवरऑल होती हैं, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस